के लिए तो है, तो जितने राम भक्त हैं उनको जवाब देने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की है, डायरेक्ट खुद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात यह है कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति को, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी अच्छे व्यक्ति को इसका इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा तो कम से कम भी अब तक जो गड़बड़ी हुई है और उसकी रिकवरी होनी चाहिए राम मंदिर के ट्रस्ट में जाने के लिए, वो कम से कम 1 लाख करोड़ की होनी चाहिए। उससे कम में कोई भी हेराफेरी हुई नहीं है, उससे कम। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 1 लाख करोड़ रुपए की कम से कम घपला हुआ है। अब इस मामले को कहां तक पहुंचा के कितना रफा दफा किया जाता है, SIT या SET है या क्या है, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाल दी गई है, अभी मैं पढ़ रहा था, शायद 13 तारीख को आ रही है, और मैंने इस बात को बार बार बोला, कोई भी ऐसा विषय जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, अगर उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा तो मतलब उस मामले को रफा दफा कराने के लिए RSS से संबंधित लोग, BJP से संबंधित लोग ये साजिश करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस डलवाते हैं ताकि वो मामला ही दबा दिया जाए। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, 10 एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी सीधे नहीं जाना चाहिए, ये देश का कानून भी है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी इस बात को बार बार कहते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में आना अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं वो RSS और BJP के लोग होते हैं, जो उस मुद्दे को ही खत्म करने के लिए जाते हैं ताकि ये बोल सके कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब तो मामले को बिल्कुल दबा देना चाहिए, इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी अदालत से फैसला आ गया। आखिरी चीज इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन किसी एक धर्म के मानने वालों जैसा हो ही नहीं सकता। ये पूरे देश को एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग, मैं क्योंकि मुस्लिम समाज से आता हूं, तो हमने अपने वक्फ में और जो हमारे धार्मिक स्थल जो हैं उसमें भी कमोबेश यही सब काम हो रहे हैं। जितने हमारे उलमाए सू हैं वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं, और उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, और दूसरे लोगों ने भी, और जो मुस्लिम नहीं है उन्होंने भी बहुत बड़ी संख्या में इस वक्फ की प्रॉपर्टीज को लूटा है। लेकिन मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे उलमाए सू और जो फ्रॉड लीडर्स हैं और जो फ्रॉड लोग बैठे हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, उन्होंने बहुत लूटा है। तो हमने एक 16 पॉइंट का जो एक सोल्यूशन दिया था, सभी धार्मिक लोगों को ये चाहिए कि इसको कंसिडर करें कि ये अगर एक अच्छा सिस्टम है, और अच्छा सिस्टम बनाने के लिए एक ही तरीका है कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये 16 पॉइंट किसी भी धार्मिक जगह के अंदर ईमानदारी से और वफादारी से काम करने के लिए हमने 16 पॉइंट का वक्फ के लिए हालांकि बनाया है, लेकिन ये दूसरे धर्म के लोग भी इसका एकदम आराम से पालन करेंगे। ये तो एक तरीके से सिस्टम है, जो पालन करेगा वो फायदा उठाएगा। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये बात है कि एक तो जनता जो है, जैसे वक्फ के लिए हमने ये बोला था, और ये सिख समाज से हमें सीखना चाहिए, वहां पे गुरुद्वाराज एक्ट है, तो किसी भी गुरुद्वारे में या SGPC जैसे कमेटी चुनी जाती है, वो कौन नियुक्त करता है? सिख धर्म के मानने वाले। इलेक्शन से किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों पे जो लोग बैठते हैं उनका जो सिलेक्शन या नियुक्ति होनी चाहिए वो उस धर्म के मानने वाले लोगों के वोटों से होनी चाहिए, और वोट को EVM से नहीं होना चाहिए। वो फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, EVM का मतलब धांधली। पेपर बैलेट से चुनाव होके उस धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म के सारे मंदिर जितने भी हैं एक न्यास बने, उसमें हिंदू धर्म के लोग पेपर बैलेट से वोट दें, और ईमानदारी से चुनाव होके वो लोग चुने जाएं एक खास पीरियड के लिए, 3 साल 5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए चुनना है, और वो लोग फिर ये सब कार्रवाई करें। लेकिन सिर्फ चुने जाना ही इस बात की गारंटी नहीं होनी चाहिए कि आगे सब चंगा है, नहीं। उसके बाद जितनी भी ट्रस्ट की या जो भी बॉडी बने उसकी मीटिंग्स जितनी भी हो, उनकी सबकी प्रॉपर वेबसाइट्स बननी चाहिए और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। जब तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स भी लाइव टेलीकास्ट हो रही है ना, तो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए सारी गतिविधियां, और जितना भी बजट होता है उसका, कितना पैसा कहां से आया और कितना खर्चा हुआ,
वो पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। और इस तरह की जगहों पे अमानत में खयानत करने के लिए कम से कम सजा उम्र कैद भी होनी चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, और उनका ट्रायल भी जो होना चाहिए स्पेशल कोर्ट्स में होना चाहिए, और 3 महीने के अंदर अंदर वो ट्रायल खत्म होने चाहिए। ये कुछ सुझाव हैं मेरे, अगर लोग इसे मानेंगे तभी ये जो धर्म एक धंधा बन चुका है सभी धर्म के लोगों के लिए, उसमें थोड़ी सी आस्था की वृद्धि होगी, और जो आम जनता है अपना सब कुछ जो धर्म के ऊपर निर्भर करते हैं उनका भी भला होगा, और जो इस तरह की इल्जामात लगते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो इलेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे लोगों को चुन के अच्छी जगहों को चलाने की जिम्मेदारी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और उसके बाद भी अब आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है लाइव स्ट्रीमिंग करके सब गतिविधियां लाइव स्ट्रीमिंग से होनी चाहिए, जो भी काम हो लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है किसी जगह पे, तो उसका भी लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, कहाँ से कितना माल खरीदा गया, सीमेंट कहाँ से खरीदी गई, ईंटें कहाँ से खरीदी गई, लोहा कितना और कहाँ से खरीदा गया, ये सब उस वेबसाइट पे, उस जो भी ट्रस्ट बनेगा उसकी वेबसाइट पे सब कुछ लाइव दिखाया जाना चाहिए। हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और कोई भी जो उस धर्म का व्यक्ति है कोई भी सवाल पूछने की भी उसको पूरी छूट होनी चाहिए। ये मेरे कुछ सुझाव थे जिसके वजह से मैंने आप लोगों को तकलीफ दी थी आज। विषय और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सब विषयों का समाधान तो पेपर बैलेट से चुनाव ही है। लेकिन गडकरी जी ने के ट्रस्ट में जो घपला हुआ है उसके बारे में सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, और इस चक्कर में उससे भी बड़े मुद्दे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में भी थोड़ी सी बात मेरे तरफ से भी हो ही जाए। देखिए, राम जन्मभूमि में सभी लोग जो ये बता रहे हैं कि वहाँ चोरी हुई है, डकैती हुई है, या इस तरह की कोई बात हुई है, वो इसको चोरी दिखा के जो गुनाह हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तहत न्याय हुआ है, उसको कम करके दिखा रहे हैं, और जो असली मुलजिम या दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कम सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले दिन से ही बात साफ है, क्योंकि ये चोरी नहीं है, ये अमानत में खयानत है, और अमानत में खयानत की जो सज़ा है वो उम्र कैद की है, और चोरी में कुछ साल की है, ख़ास तौर पे 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की सज़ा, चाहे अमाउंट कितना भी हो। लेकिन अमानत में खयानत करने की सज़ा उम्र कैद की होती है। पहली बात तो जो लोग ये मंदिर ट्रस्ट में जो इंटरेस्टेड हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब से चोरी ना कहें, अमानत में खयानत कहें। यानी कि जो चीज़ किसी की हिफाजत में रखी गई थी वो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी करता है, उसमें से पैसे निकाल लेता है या गलत कोई कार्य करता है, तो वो अमानत में खयानत होती है, उसकी सज़ा उम्र कैद तक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो भी किसी व्यक्ति को ख़ास तौर पे महत्वपूर्ण जगहों के लिए चुनता है, तो उसके कारनामों का जिम्मेदार भी वही व्यक्ति होता है, क्योंकि ये चुना जो भी महनास अच्छा आदमी चुन के एक जगह पे बिठाया जाता है, उस व्यक्ति की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है जो उस जगह पे उसको नियुक्त करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी, और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो उन्होंने अपने आसपास भी कैमरे के फ्रेम में भी किसी और को आने भी नहीं दिया था। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मोदी जी का इसमें शुरू से रहा है। जाहिर बात है अगर ट्रस्ट में नियुक्तियां हुई थी तो मोदी जी ने की थी, ज़्यादा से ज़्यादा मोहन भागवत जी से पूछ लिया होगा। तो अगर कोई गड़बड़ी हुई है, और वो उस पर पैनी दृष्टि भी रखते होंगे क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारी चोरी की जिम्मेदारी चंपत राय जी से भी ज़्यादा, जो न्यास में दूसरे लोग हैं उनसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी मोदी जी की होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति जो इस बारे में
चाहे तो ये क्रिमिनल मीडिया में, टेलीविजन में, या इवन सोशल मीडिया पे भी जो बोल रहा है, वो एक भी व्यक्ति मोदी जी का डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोल रहा, बल्कि ये बोल रहा है कि मोदी जी को इस पे इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इसमें जांच करानी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और यहाँ अगर आप लोग देखें तो नेहरू जी को आज तक दोष दिया जाता है बहुत सारी गलतियों का। वो गलतियां की थी या नहीं की थी, लेकिन ये दीगर बात है। लेकिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू की थी, उसी में गलतियां, गुण या दोष निकाला जाता है। तो उसी तरीके से जो भी राम मंदिर में ये जो हेरा फेरी हुई है, वो पूरी तरीके से मोदी जी की जिम्मेदारी है। जब तारीफ वो लेते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो मेरी, जो लोग सच में इससे आहत हैं, उनको अपना फोकस ठीक करना चाहिए। मोदी जी की ही पूरी जिम्मेदारी है, और आगे भी जो भी होगा वो मोदी जी की जिम्मेदारी से होगा, और किसी का कुछ जिम्मेदारी। गाड़ियों में इथेनॉल का जहर ठूसा ही जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं ना, कपड़े उतार के खुले आम ये बात बोलनी आज फ्रंट पेज पे बहुत सारे अखबारों के आई है कि चॉइस नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको 170 रुपए का भी पेट्रोल खरीदना है तो आपको वो चॉइस नहीं दी जाएगी, क्योंकि इथेनॉल देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, जिसको इम्प्लीमेंट करके ना सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जा रहा है, देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पानी की कमी पैदा की जा रही है, गन्ना के किसानों को उनकी प्रोड्यूस जो है वो कम की जा रही है, और उनको पैसे भी कम दिए जा रहे हैं, और वो खाने लायक गन्ना भी अब उगाने के लिए जो बीज दिए जाते हैं, वो भी अब खाने लायक गन्ना नहीं उगा सकते हैं हमारे किसान। तो किसानों का इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इथेनॉल की वजह से, क्योंकि पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। पैसे गडकरी साहब और आरएसएस और बीजेपी के लोग इथेनॉल के द्वारा सब चुरा रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन सभी चीज़ों का समाधान वही पेपर बैलेट से चुनाव है, जिसके आंदोलन के लिए कल हम लोग भोपाल भी जा रहे हैं। वहाँ पे एक बड़ी सभा है, और ये ईवीएम बैन करने का आंदोलन पूरे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।